हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 10 और अध्याय का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। साथ ही मैंने आपके 11th क्लास के जो 9 चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर दिया है और उसमें से 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो भी नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं 11th का और 12th का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। साथ ही इसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी दूरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सूत्री विभाजन अवस्था, जिसे हम लोग एम प्रवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो दोनों वीडियो देख करके ही यहाँ पे आइएगा। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। अब देखिए, इसको नाटकीय अवस्था क्यों कहा जा रहा है? जो कोशिका चक्र का सर्वाधिक नाटकीय अवस्था क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे नाटकीय अवस्था कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि घटकों का बहुत पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा संतति कोशिका क्या है। अब मान लीजिए कि एक कोशिका है, ठीक है, इसमें एक केंद्रक है, इसमें विभाजन होगा तो मान लीजिए 2 कोशिकाएं बन गई, एक ये कोशिका बन गई, एक ये कोशिका बन गई, 2। इसमें मान लीजिए कि कितने गुणसूत्र थे? मानव कोशिका है तो मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 36 सॉरी 33 सॉरी 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब ये देखिए, जो 46 गुणसूत्र हैं इनका जो समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 23 ये गुणसूत्र होंगे और यहाँ पे भी 23 जोड़े, याद रखिएगा 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र यहाँ पे भी होंगे और 46 गुणसूत्र यहाँ पे भी होंगे। भले ही विभाजन हो कोशिका में, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। जितनी कोशिका में ऊपर थी उतना ही इनकी नीचे वाली होती है। अब देखिए, इस कोशिका को जो मैंने अभी ऊपर वाली कोशिका कहा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं पैतृक कोशिका। ठीक है, पैतृक कोशिका है ये। और या नीचे जो वाली है उसे हम लोग कहते हैं संतति कोशिका। ठीक है, इस पैतृक कोशिका को मातृ कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, मातृ कोशिका क्यों? क्योंकि इसी से इन दोनों का जन्म होता है। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अब आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए क्या करते हैं कि जो सूत्री विभाजन होता है उसमें मुख्य रूप से तो केंद्रक का ही विभाजन होता है, तो उसको 4 प्रवस्थाओं में बांटा जाता है। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है, यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, भले ही कैरियोकाइनेसिस को 4 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन यह समझ कर चलिए आप कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और चूंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से 4 भागों में नहीं बांट सकते हैं, मतलब या कितने भी भागों में नहीं बांट सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि इसमें का कुछ उसमें चला जाएगा, उसमें का कुछ इसमें रह जाएगा। फिर भी इसको समझने के लिए कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटते हैं। और ये चारों भाग कौन कौन से हैं? ये है पूर्वावस्था, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, मध्यावस्था जिसे मेटाफेज कहते हैं, पश्चावस्था जिसे एनाफेज कहते हैं, और अंत्यावस्था जिसे टेलोफेज कहते हैं। चलिए अब बारी बारी से इन सभी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वावस्था की। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गूंथे नहीं होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, यहाँ पे देखिए ये प्रारंभिक अवस्था है यानी पूर्वावस्था है। इसमें देखिए ये गुणसूत्री भले ही ये बन गए हों लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया होती है तो ये क्या होने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला नीचे वाला फिगर, यहाँ पे देखिए ये प्रारंभिक पूर्वावस्था में ये भले ही गुणसूत्र थे लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देखिए जब ये अवस्था कंप्लीट होती है तो इसमें क्या होता है, ये स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्थीय की इस प्रवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो तारक केंद्र और तारक काय जिसका क्या हुआ था, जिसकी अंतरावस्था यानी एस फेज के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, वो क्या होता है, तो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। यानी मान लीजिए कि तारक केंद्र और तारक काय है, कोशिका के एक ध्रुव की तरफ जा रहा है तो दूसरा इसमें जो द्विगुणन हुआ था, एक मतलब द्विगुणन हुआ था, यानी मान लीजिए कि 4 तारक काय थे तो अब कितने हो गए होंगे, 4 से 8 हो गए होंगे। तो 4 एक तरफ चलना शुरू करता है और 4 एक तरफ यानी दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेज होता है उसको देखिए। तो गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अब देखिए जब भी कोई गुणसूत्र है, जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, जहां से जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रीय द्रव्य होते हैं, वो संगठित होकर के क्या बन जाते हैं, ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। और 2 गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों जहां पे जुड़ते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर आप ऐसे कहिए कि वो सेंट्रोमियर से ही जुड़े रहता है। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है जिसे तारक कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसे गोल्जी काय, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये अर्ली फेज होता है इसलिए इसमें आपको तारक काय तो दिखाई दे देगा, उसकी नलिकाएं दिखाई दे देगी, लेकिन जो ये गोल्जी काय है या अंतर्द्रव्य जालिका है, केंद्रक आवरण है, केंद्रक है, ये सब दिखाई नहीं देते हैं। और देखिए इसमें भी जैसे मैं बताया था कि तारक काय का क्या हुआ था, द्विगुणन हुआ था। यानी यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि पहले 4 तारक काय थे तो उनका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया था मैंने, मान लीजिए 4 तारक काय थे, उनमें क्या होगा, द्विगुणन होगा। द्विगुणन होगा तो कितने तारक काय बन जाएंगे, 8। 8 में से क्या होगा कि 4 एक तरफ चले जाएंगे और 4 दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी दोनों ध्रुव की तरफ 2 ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब दोनों 4 एक साइड चला जाता है, 4 दूसरी साइड चला जाता है। अब जानते हैं मध्यावस्था को। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। क्या होता है इसमें, तो जो गुणसूत्र होते हैं ना वो कोशिका के क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। तो क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो अच्छे रूप से संघनित हो जाते हैं, इसलिए उनको आप आसानी से देख सकते हैं। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये काइनेटोकोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड बन गए हैं, ये वाले और ये तो इन्हें क्या कहते हैं, हम काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तरकु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं
काइनेटिक कोर कहते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया है, देखिए सूक्ष्म तंतु जुड़े हुए हैं, ऊपर और नीचे दो, काइनेटिक कोर कहते हैं। दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़ते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटिकोर से जुड़ जाता है, वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटिकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा रहता है। देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप फिर से समझिए। देखिए क्या होता है, तो दोनों साइड एक बिंब की आकार बन जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक कोर कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसके जो तंतु होते हैं, एक ओर तो ये काइनेटिक कोर से जुड़े होते हैं, देखिए ये गुणसूत्र है, इसका एक तंतु इसका किससे जुड़ा हुआ है, काइनेटिक कोर से जुड़ा हुआ है। और दूसरी ओर ये किससे जुड़े होते हैं, तो गुणसूत्र से जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पे गुणसूत्र से जुड़ा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये देखिए ये चारों गुणसूत्र हैं, तो एक तरफ ये गुणसूत्र से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ ये काइनेटिक कोर से जुड़े होते हैं। वैसे ही आप उल्टा भी देख लीजिए, इधर भी काइनेटिक कोर है, तो ये भी काइनेटिक कोर से जुड़ा हुआ है ये, और फिर दूसरी तरफ ये गुणसूत्रों से भी जुड़ा हुआ रहता है। यही यह बताने की कोशिश कर रहा था, जो आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्ति बंद हो जाता है उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नवत है, ठीक है। तो जिस तल पर क्या होता है, गुणसूत्र पंक्ति बंद हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मध्यावस्था कहेंगे। मध्यावस्था की विशेषताएं निम्नवत है, मतलब ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि तरकु तंतु गुणसूत्र से काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए जो तरकु तंतु हैं ये सारे, ये एक तरफ किससे जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबंद होकर ध्रुवों से तर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। ये देखिए जैसे पंक्ति में हो गया 1 2 3 4, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और उसके बाद ये किससे जुड़ जाते हैं, तो तरकु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। जैसे ये तरकु तंतु हैं, इनसे ये जुड़ जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया है, बाकी जो अवस्थाएं हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा उसे भी लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है। यह वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।